अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे म्यूटेशंस के बारे में। म्यूटेशंस जो है ये आपके जेनेटिक मैसेज में आने वाली चेंज को कहते हैं। आपका जेनेटिक मैसेज यानी कि आपके जीन्स, उनमें आने वाली किसी भी चेंज को हम कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आज के लेक्चर में हम वो टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर म्यूटेशन आए तो हमारे अंदर उसके नताइज क्या हो सकते हैं। एक जानदार में म्यूटेशन आने की वजह से उसकी औलाद के ऊपर क्या फ़र्क पड़ सकता है, और अगर म्यूटेशन सोमैटिक सेल्स में आए इसके क्या असरात होते हैं, और अगर जर्म लाइन सेल्स में आए इसके क्या असरात होते हैं। और इसके अलावा हम म्यूटेशंस की कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और म्यूटेशन से रिलेटेड कुछ डिजीज़ भी डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर अपना शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखें कि हम में कितना डीएनए होता है। मैं एक इंसान हूँ, आप लोग एक इंसान हैं। आप में कितना डीएनए है? आपके अंदर तमाम सेल्स के अंदर डीएनए है। अगर तमाम डीएनए को आपके सेल्स से निकाल लिया जाए, उस डीएनए के जो धागे हैं उनको एक सीधी लाइन में जोड़ा जाए, तो आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि आपका डीएनए जो है वो 100 बिलियन किलोमीटर लंबा धागा बन जाएगा। 100 बिलियन किलोमीटर, खरबों किलोमीटर ये बन जाते हैं। इतना लंबा डीएनए आप में पाया जाता है। और डीएनए के अंदर फिर क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड ए, टी, जी, सी वगैरह वो तरतीब से लगे हुए होते हैं। और कुदरत का कमाल देखिए, कोई एक भी न्यूक्लियोटाइड आगे पीछे नहीं होने पाता। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, बहुत ही सेल्डम केसेस होते हैं जब एक आध न्यूक्लियोटाइड जो है वो अपनी पोजीशन से खिसक जाए, आगे हो जाए, पीछे हो जाए, रिप्लेस हो जाए। ऐसे केसेस बहुत ही मामूली नौइयत के होते हैं। तो ये कुदरत का एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। अच्छा, तो बच्चों ये जो 100 बिलियन किलोमीटर है, ये पता कितना लंबा है? ये फासला हमारी अर्थ से लेके जुपिटर, जो कि सबसे बड़ा प्लेनेट है, अर्थ से जुपिटर 60 टाइम जा सकता है। यानी 100 बिलियन किलोमीटर, ये इतना लंबा धागा है, इतना लंबा डीएनए है कि आप अर्थ से जुपिटर इसको लेके जाएं, वापस लेके आए, लेके जाएं, वापस लेके जाएं, 60 टाइम आप लोग इसको जुपिटर तक लेके जा सकते हैं। और जुपिटर कितनी दूर है इसका कोई शुमार ही नहीं है। तो इतना लंबा डीएनए, और कुदरत इसको प्रिजर्व रखती है। लेकिन एनी हाउ कभी कभी इसमें चेंज आ सकती है, डीएनए के अंदर भी और क्रोमोसोम के अंदर भी। वो चेंजेस क्यों आती है? दो वजह से आ सकती है। पहली वजह है ड्यू टू रेप्लिकेशन एरर। तो बच्चों हम रेप्लिकेशन एरर को डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे ये है बच्चों आपका डीएनए, ऊपर वाले डीएनए के अंदर जो मैसेज है वो है ए, टी, जी, सी। नीचे वाले के अंदर ज़ाहिरी बात है, अब ए के सामने टी होगा, टी के सामने ए होगा, जी के सामने सी होगा और सी के सामने जी होगा। अब डीएनए ने रेप्लिकेट होना है, तो आपको पता है रेप्लिकेट करने के लिए दोनों स्ट्रैंड, ऊपर वाला स्ट्रैंड अलग हो गया, नीचे वाला अलग हो गया। ऊपर वाले में ए, टी, जी, सी, ठीक है। अब इसके सामने न्यू स्ट्रैंड बनेगा। अब सपोज न्यू स्ट्रैंड बन रहा है, न्यू स्ट्रैंड बनते हुए ए के सामने टी लग गया, अब टी के सामने भी गलती से टी लग गया, तो ये एक रेप्लिकेशन एरर आ गया। अब रेप्लिकेशन एरर की वजह से सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो गलत लग गया, आगे ये सही है, सी के सामने जी। अब ये है रेप्लिकेशन एरर। क्योंकि हमारे सेल्स डीएनए को रेप्लिकेट करते ही रहते हैं, तो एक चांस होता है कि कभी कभी रेप्लिकेशन के दौरान एक आध बेस जो है वो गलत लग सकती है। जहाँ पे करोड़ों बेस लगानी है वहाँ पे एक बेस गलत भी हो सकती है। तो ये है रेप्लिकेशन एरर। दूसरी वजह होती है डैमेज टू डीएनए। कभी कभी डीएनए को डैमेज पहुँच सकता है। कैसे पहुँचता है डैमेज? एक्सरेज वगैरह, अगर एक्सरेज वगैरह हो, अगर माहौल के अंदर म्यूटाजेंस मौजूद हो, इन फैक्टर्स को आप कहते हैं म्यूटाजेंस। स्पेशली गैमा रेज, ये जो गैमा रेज है ये आपके सेल्स पे जब पड़ती है ये जीन्स को चेंज कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं जी म्यूटेशन दो किस्म के सेल्स में आ सकती है, हमारे सोमैटिक सेल्स में और हमारे जर्म लाइन सेल में। बच्चों सोमैटिक सेल कहते हैं आपकी बॉडी के सेल्स को। आपकी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे क्या है? सोमैटिक सेल्स। लेकिन
जो जर्म लाइन सेल है ये गैमीट्स को कहते हैं। जर्म लाइन सेल किसको कहते हैं? गैमीट को, यानी कि एग को और स्पर्म को। और आपको पता है जर्म लाइन सेल जो है ये नए जानदार में जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे सोमैटिक सेल, मेरे हाथ के जो सेल है जो सोमैटिक सेल है, यहाँ पे अगर किसी सेल में म्यूटेशन आ भी जाए इसका कोई ख़ास नुकसान नहीं है, क्योंकि एक सेल में है, मेरी बॉडी जो है वो खुद ही मेरा इम्यून सिस्टम उस सेल को ख़त्म कर देगा, मेरे लिए कोई इतना ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर मेरे जर्म लाइन सेल में म्यूटेशन आ जाए, अब जो जर्म लाइन सेल है वो क्या होते हैं? स्पर्म, मेल्स के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर एग। अब सपोज़ किसी के स्पर्म के अंदर म्यूटेशन आ गई, अब स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है। अब ये म्यूटेशन वाला जो स्पर्म है या एग है ये किसी दूसरे गैमीट से मिला, ये सेकंड गैमीट है, तो ये अगली नस्ल में म्यूटेशन चली जाएगी। ये जो चेंज जर्म लाइन सेल में आई है ये नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी। तो म्यूटेशन जो है ये कोई बीमारी भी हो सकती है, ये अच्छी म्यूटेशन भी हो सकती है, ये बुरी म्यूटेशन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे ये जो जानदार था, ये जो मेल था, ये फीमेल थी, इन दोनों का रंग था काला, इनके जीन्स में चेंज आ गई। अब जो अगला बच्चा है उसका रंग दोनों से बहुत ज़्यादा सफ़ेद भी हो सकता है, कोई बीमारी भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे जीन्स के अंदर चेंज आ गई, बच्चे को कैंसर भी हो सकता है, बच्चे को ब्लड कैंसर भी हो सकता है। तो जो जर्म लाइन सेल्स में आने वाली म्यूटेशन है ये एवोल्यूशन भी क्रिएट करती है। ये जो एवोल्यूशन हुई है, आप पढ़ चुके हैं एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, जानदारों में चेंजेस आना, ये जर्म लाइन सेल्स में ही म्यूटेशन से एवोल्यूशन आती है। क्यों एवोल्यूशन कैसे होती है? क्योंकि जब जर्म लाइन सेल में म्यूटेशन होती है तो जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनमें वेरिएशंस पैदा होती है, उनमें तगय्युरात, उनकी ट्रेड्स डिफरेंट होती है अपने पेरेंट्स से। फिर जब ट्रेड्स डिफरेंट होगी फिर जो है वो नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करेगी और एवोल्यूशन होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट हम देखते हैं म्यूटेशन जो है कितनी टाइप्स की होती है। म्यूटेशन की 2 टाइप्स हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशंस, यानी आप इसको कह लें क्रोमोसोमल म्यूटेशन। ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन है और ये है पॉइंट म्यूटेशन। 2 म्यूटेशन, क्रोमोसोमल, पॉइंट। अब पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन को डिस्कस करते हैं। आपको पता है बच्चों ये एक क्रोमोसोम है, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ये इसके ऊपर डिफरेंट जीन्स मौजूद है। अब क्रोमोसोमल एब्रेशंस जो है ये मेगा चेंजेस का नाम है, ये बड़ी चेंजेस है। ये भी 2 तरह की हो सकती है क्रोमोसोमल एब्रेशंस भी। पार्ट ऑफ क्रोमोसोम के अंदर कोई चेंज आ सकती है, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम या कंप्लीट क्रोमोसोम जो है वही चेंज हो सकता है। पहले हम देखते हैं पार्ट ऑफ क्रोमोसोम में क्या चेंज आ सकती है। क्रोमोसोम का पार्ट डिलीट हो सकता है, इसको डिलीशन कहते हैं। इंसर्ट हो सकता है, इसको इंसर्शन। और इन्वर्जन यानी कि उलट। मैं आपको समझाता हूँ ये तीनों कैसे हैं। मान लीजिए ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक हो गया। इस क्रोमोसोम के अंदर तो जैसे कि ये एक क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ये आप डिफरेंट जीन्स देख रहे हैं। अगर कोई जीन डिलीट हो जाए, जैसे कि ये वाला जीन जो ये रेड कलर से मैंने शो किया है, यहाँ से ये डिलीट हो गया, तो ये क्या हुई? ये हुई डिलीशन, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक जीन एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे 1 2 3 4 जीन थे, तो 1 2 3 4 5 एक जीन एक्स्ट्रा आ गया। और इन्वर्जन का मतलब होता है उलट होना, यानी कि जीन्स की पोजीशन आगे पीछे भी हो सकती है, या जीन्स जो है वो एक इस तरह से है, वो जीन यू उल्टा हो गया, इसको इन्वर्जन कहते हैं। तो ये क्रोमोसोमल चेंजेस है, ये बड़ी चेंजेस है। आमतौर पे ये चेंजेस अगर जानदार में आए तो जानदार सर्वाइव नहीं करता, बल्कि उसकी डेथ हो जाती है। फिर हम बात करते हैं कंप्लीट क्रोमोसोम जो है। कंप्लीट क्रोमोसोम कभी कभी जानदार में कम भी हो सकता है, यानी एक लेस हो सकता है, कभी कभी एक ज़्यादा। इससे आपको पता है फिर सिंड्रोम पैदा होते हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम पैदा होता है। डाउन सिंड्रोम में आप जानते हैं कि क्रोमोसोम जो है वो 21 क्रोमोसोम जो वो सेपरेट नहीं हो पाता। तो इसी तरीके से टर्नर सिंड्रोम आपको जानते हैं उसको, कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम लेस होता है। फिर इसी तरीके से जो लीनीफेल्टर सिंड्रोम है उसमें आपको पता है एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। तो यानी कि अगर कंप्लीट क्रोमोसोम कम या ज़्यादा हो, सिंड्रोम पैदा होते हैं, जानदार कभी भी फिर नॉर्मल नहीं होता। अब हम बात करते हैं पॉइंट म्यूटेशन की। पॉइंट छोटी सी जगह को कहते हैं, यानी पॉइंट म्यूटेशन में जो डीएनए का मैसेज होता है उसमें किसी ख़ास पॉइंट पे चेंज आती है। पूरा जीन चेंज नहीं होता, बल्कि जीन्स की किसी ख़ास लोकेशन पे छोटी सी मामूली सी चेंज आती है। वो चेंज क्या होती है? स्मॉल चेंजेस इन
जेनेटिक मैसेज इन्वॉल्व वन और फ्यू बेसिस, या सिर्फ कोई एक बेस चेंज होती है डीएनए के अंदर, या एक या दो तीन बेसिस, इससे ज़्यादा नहीं। इसको कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। इसकी भी कई किस्में हैं। कभी कभी एक बेस ऐड हो सकती है, इसको एडिशन कहते हैं। एक बेस डिलीट हो सकती है, इसको डिलीशन कहते हैं। एक बेस रिप्लेस हो सकती है, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं। तो इसकी भी ऐसे कई टाइप्स है। तो पॉइंट म्यूटेशन जो है होती कब है? पॉइंट म्यूटेशन जो है ये रेप्लिकेशन एरर के वक्त होती है। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, डीएनए रेप्लिकेट होते वक्त एक आध बेस गलत लग सकती है। फिर दूसरी वजह है म्यूटाजेंस, यानी कि एक्स रेज की वजह से, गैमा रेज की वजह से डीएनए में चेंज आ सकती है, पॉइंट म्यूटेशन आ सकती है। और ये तरीका आजकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के ज़रिए से ये आज का जो माहौल है उसमें से कई केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं, कई गैसेस रिलीज़ हो रही है, कई ऐसे म्यूटाजेंस रिलीज़ हो रहे हैं जो कि म्यूटेशन क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हैं। फिर हम बात करते हैं जी दो बीमारियाँ। अगर पॉइंट म्यूटेशन हो, पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए के अंदर सिर्फ किसी ख़ास जगह पे चेंज आती है, मामूली सी। लाइक ये आपके पास डीएनए है, इसके ऊपर ये मुख्तलिफ जीन्स है, मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड है। किसी एक न्यूक्लियोटाइड के ऐड होने से, किसी एक के डिलीट होने से, आपको पता है कि अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, फिर जो अगले सारे न्यूक्लियोटाइड हैं कोडोन उनके बदल जाएंगे। याद है ना, कोडोन 3 न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस, यहाँ पे एक ऐड हो गया तो फिर जो अगले सारे हैं कोडोन, क्योंकि 3-3 का सीक्वेंस होता है जो 3 कंसेक्यूटिव होते हैं, अगले सारे अमीनो एसिड बदल जाएंगे, प्रोटीन काम करना छोड़ देगी। एक डिलीट हो जाए फिर भी यही होगा। एक अगर रिप्लेस हो फिर सिर्फ वो वाला पर्टिकुलर अमीनो एसिड चेंज होगा। अगर कोई एक अमीनो एसिड रिप्लेस हो जाए उसकी जगह अगर कोई एक न्यूक्लियोटाइड रिप्लेस हो जाए उसकी जगह कोई और न्यूक्लियोटाइड लग जाए तो फिर सिर्फ उस पर्टिकुलर कोडोन का जो एक अमीनो एसिड होगा सिर्फ वो चेंज होगा, पूरी प्रोटीन चेंज नहीं होगी। लेकिन क्योंकि प्रोटीन बहुत स्पेसिफिक होती है तो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड की रिप्लेसमेंट से भी प्रोटीन काम करना छोड़ देगी, नॉन फंक्शनल हो जाएगी। हमारे पास 2 एग्जांपल्स मौजूद है, हम डिस्कस करते हैं। पहली है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया खून की बीमारी है। जब सिकल सेल का वर्ड आ गया इसका मतलब है एक ऐसी बीमारी जिसमें हमारी हीमोग्लोबिन एब नॉर्मल होती है। जो हीमोग्लोबिन है यानी आपके जो रेड ब्लड सेल हैं उनकी शेप यूँ हो जाती है, बेंड हो जाती है ऐसे, और फिर वो खून की नाली में से गुजरते नहीं हैं, वो ऑक्सीजन नहीं लेके जा सकती हीमोग्लोबिन। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है पॉइंट म्यूटेशन। कैसे होती है? ये आपका जेनेटिक मैसेज है, समझ लीजिए जीन्स है। किसका जीन है? हीमोग्लोबिन पैदा करने वाला नॉर्मल जीन है। उस नॉर्मल जीन के सिर्फ एक जगह के ऊपर थाइमीन होती है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे क्या होती है? थाइमीन। उस थाइमीन की जगह क्या आ जाती है? एडेनिन। तो थाइमीन इज रिप्लेस्ड बाय एडेनिन। अब उससे होता ये है कि अमीनो एसिड भी बदल जाता है। जो नॉर्मल अमीनो एसिड होता है वो होता है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह क्या आ जाता है? वैलिन। हमारी बुक पे लिखा हुआ है कि जो प्रोटीन की बीटा चेन है ना, हीमोग्लोबिन 4 चेन्स पर मुश्तमिल होती है, 2 अल्फा चेन्स, 2 बीटा चेन्स, 4 चेन। अब जो बीटा चेन है ना, उस बीटा चेन के अंदर 146 अमीनो एसिड होते हैं। तो उस बीटा चेन के अंदर जो नाइट्रोजन वाला टर्मिनल है, आपको पता है अमीनो एसिड के 2 एंड्स होते हैं, एक कार्बोक्सिल एंड जिसमें COH होता है, दूसरा अमीनो एंड जिसमें NH2 होता है। तो जो NH2 वाला एंड है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप नाइट्रोजन वाले टर्मिनल से अमीनो एसिड गिनने शुरू करें 1 2 3 4 6, जो 6 पोजीशन वाला अमीनो एसिड है ना वो चेंज हो जाता है, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। तो प्रोटीन जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाती है, यानी एक छोटे से एक न्यूक्लियोटाइड के फ़र्क की वजह से प्रोटीन ही काम करना बंद कर गई। दूसरी हमारे पास बीमारी है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया, फिनाइल कीटोनूरिया एक इनबॉर्न बीमारी है, यानी कि पैदाइश के वक्त ही होती है, ये पैदाइश से पहले ही हो सकती है। इस बीमारी में होता ये है कि एक अमीनो एसिड होता है, उसका नेम होता है फिनाइल एलानीन। क्या नेम है? फिनाइल एलानीन। उस अमीनो एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए एंजाइम होता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ये एंजाइम फिनाइल एलानीन को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और ज़ाहिरी बात है एंजाइम के बनने के लिए कोई जीन चाहिए, तो
उस जीन के अंदर पॉइंट म्यूटेशन आ जाती है। फिर ये वाला एंजाइम जो है ये या तो बन ही नहीं पाता या डिफेक्टिव होता है। होता फिर ये है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं उस प्रोटीन के अंदर ज़ाहिर बात है अमीनो एसिड होता है फिनाइल एलानिन, वो बॉडी में जमा होने लगता है। नॉर्मली हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन कर देती है इस एंजाइम की हेल्प से, लेकिन अब वो वाला अमीनो एसिड, पर्टिकुलर अमीनो एसिड, वो ख़तरनाक हद तक जमा होता है सेल्स में और ब्रेन में जमा होने लगता है, तो मेंटली रिटार्ड हो जाता है इंसान। जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो मेंटली रिटार्ड, मतलब उनका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं होता। क्यों? फिनाइल एलानिन एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यों एक्यूमुलेट हो रहा है? क्योंकि एंजाइम मिसिंग है। एंजाइम क्यों मिसिंग है भाई? पॉइंट म्यूटेशन हो गई। तो ये आपने 2 डिजीज़ देखी, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब हम आते हैं कुछ म्यूटेशन की एग्जांपल्स की तरफ। बच्चों ये है म्यूटेशन, ये है उसकी एग्जांपल्स या उसके रिजल्ट। ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, उसमें जीन ए, जीन बी, जीन सी। जो जीन बी है ना, ये वाला जो जीन है, ये एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है प्रोटीन बी। जीन बी ने क्या बनानी है? प्रोटीन बी। अब आप देखें कि ये नॉर्मल है, ये जीन तो नॉर्मल प्रोटीन बन गई, ठीक है। अब पॉइंट म्यूटेशन अगर हुई, पॉइंट म्यूटेशन में क्या हुआ कि ये एक आध बेस जो है वो ऐड हुई, तो बी प्रोटीन इज़ इनएक्टिव, बी काम करना छोड़ गई, क्योंकि जो एक आध बेस ऐड हुई है उसने जेनेटिक मैसेज चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या हुआ? ये क्रोमोसोम का एक काफ़ी बड़ा पीस जो है ये ऐड हो गया। अब ज़ाहिर बात है फिर से बी प्रोटीन जो वो इनएक्टिव हो गई, उसकी शेप ही बदल गई, काफ़ी सारे नए अमीनो एसिड उसमें आ गए इस पार्ट के ऐड होने की वजह से। अब डिलीशन में क्या हुआ कि ये पार्ट जो था बी वाले जीन का, वो पार्ट निकल गया। अब फिर से क्या हुआ? पोर्शन ऑफ प्रोटीन इज मिसिंग। अब उस प्रोटीन जो बनेगी, अब जो बी जीन प्रोटीन बनाएगा उसमें काफ़ी सारे अमीनो एसिड मिस हो गए, प्रोटीन काम नहीं करेगी। ट्रांसपोजिशन में क्या हुआ कि जो सी वाला जीन था, वो सी वाला जीन यहाँ पे आ गया बी की प्लेस पे, और बी वाला जीन आगे चला गया। इसको कहते हैं ट्रांसपोजिशन। अब बी प्रोटीन बनेगी ज़रूर, लेकिन उसकी रेगुलेशन डिफरेंट होगी, यानी कि हर जीन की जो लोकेशन होती है उस लोकेशन के हिसाब से हमारे सेल्स उसको कंट्रोल करते वो प्रोटीन बनाई जाती है। अब प्रोटीन बनेगी ऐसे जैसे सी की बननी है, जिस टाइम पे सी की बननी है बनेगी सही, लेकिन शायद जो है वो काम भी ना करे और शायद जो है उसकी रेगुलेशन डिफरेंट हो। बी इज़ एक्टिव, बी यूजुअली एक्टिव होगी बट रेगुलेटेड डिफरेंटली। अब ये थर्ड केस देखें, जो ये भी ट्रांसपोजिशन का ही एक केस है। इसमें ए है, फिर ये जीन सी है, ये बी है, एट द एंड फिर से सी है। यानी हुआ ये है कि एक तो सी जो जीन था वो बी की जगह पे आ गया, बी जो है वो सी की जगह पे चला गया, और सी का कुछ पोर्शन यहीं पे रह गया और कुछ यहाँ आ गया। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं। अब जो है बी प्रोटीन अगेन इनएक्टिव हो सकती है अगर सारा बी का जीन एक साथ है, फिर इनएक्टिव नहीं होगी, फिर उसकी रेगुलेशन डिफरेंट होगी। लेकिन अगर बी के दरमियान में कहीं पे सी यहाँ पे आ जाए, फिर वो प्रोटीन इनएक्टिव हो सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का लेक्चर म्यूटेशन के बारे में था। इसमें आपने लाजमी तौर पे पॉइंट म्यूटेशन की डेफिनेशन याद करनी है, आपने म्यूटेशन के कॉजिंग फैक्टर याद करने हैं, और आपने 2 बीमारियां फिनाइल कीटोनूरिया एंड सिकल सेल एनीमिया, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हमारा चैप्टर 20 कंप्लीट हुआ। इसके सारे लेक्चर्स मौजूद है। अब आप कोई भी लेक्चर जो है वो सुन सकते हैं, प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो लेक्चर कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।